दो बच्चियां, उनका कल टेस्ट है। तो फिलहाल हम कल का देखते हैं। कल हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड किया था, और बायोलॉजिकल मेथड के स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में बहुत मामूली सी या थोड़ी सी बात की गई थी। इसमें पहला स्टेप था रिकग्निशन। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के पहले तो रिकग्नाइज किया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम देखने जा रहे हैं या जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है या नहीं है। ठीक है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आसपास के वाक़यात होते हैं या आसपास की जो कंडीशंस होती हैं या जो भी वहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं इन्वायरमेंट में, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है कि ये हमारी प्रॉब्लम को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं या उस प्रॉब्लम पर किस तरीके से असर अंदाज हो रहे हैं। फिर दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एक बात करते हैं कि क्या कि शायद हम लोगों की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह ये हो, जो कि हम फिर जाके उस वजह को चेक करते हैं कि जो वजह हमने गेस की है या जो हम लोगों ने इन्फर की है, वो वजह वाकई है या नहीं है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस वो वजह होती है या वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको रिजेक्ट करवाएं कि हम लोगों का हाइपोथेसिस ठीक नहीं था, ताकि हम उसको बेहतर और रिफाइन कर सकें, मजीद बेहतर हाइपोथेसिस बना सकें। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर उस हाइपोथेसिस की बेसिस पर डिडक्शंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से आने वाले रिजल्ट्स को समराइज करते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, और फिर फाइनली उसको रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स को। और फिर वो रिपोर्टिंग के बाद अगर टेस्ट ऑफ टाइम, यानी जो उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसको वो अगर सेटिस्फाई कर ले या टेस्ट ऑफ टाइम पास कर जाए, तो फिर वो एक लॉ, थ्योरी या प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताता हूँ। इसके स्टेप्स को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, और आगे चल के आपका पेज नंबर आता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये चीज़ आपके कोर्स में इंक्लूडेड है या नहीं है। एमन हुसैन, एमन, जी कोर्स में इंक्लूडेड है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। पता नहीं, 1 मिनट देख के बताती हूँ। चलें फिर इसको करते हैं। अब कब कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे आने वाला रिजल्ट कब लॉ बनता है, कब थ्योरी बनता है, और कब वो प्रिंसिपल कहलाता है, इस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। अब इसमें वो कहते हैं कि जब कोई हाइपोथेसिस जो है वो रिपीटेड एक्सपोजर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उसको चेक किया जाता है और वो गलत साबित नहीं होता, इज़ नॉट फाल्सिफाइड, तो फिर क्या होता है कि वो उसके ऊपर, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर या उस हाइपोथेसिस के ऊपर बायोलॉजिस्ट जो है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये जो उनका कॉन्फिडेंस है उस पर क्यों इंक्रीज हो गया, उन्हें वो बात ठीक लगना शुरू हो जाती है, उन्हें फील आती है कि हाँ हो सकता है कि ये जो हमने चीज़ें की हैं ये ठीक है, या जो हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस जिसको हम गलत साबित करना चाहते थे हम उसे गलत साबित नहीं कर सके, तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको लगना शुरू हो जाता है, उनको जो उनका कॉन्फिडेंस है उस हाइपोथेसिस में वो ज़्यादा हो जाता है। अब इस तरह का हाइपोथेसिस जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होता है उसकी बेसिस पे आप मजीद हाइपोथेसिस करते हैं जो कि पिछले हाइपोथेसिस से रिफाइंड होता है। जैसे फर्ज करें हमने कोरोना की बात की थी लास्ट टाइम, मैं फिर वही करूंगा क्योंकि वो आजकल के सिनेरियो से रिलेटेड है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो पहली दफ़ा जो 5, 10 या 20, 50 लोगों में वो रिपोर्ट हुआ चाइना में, उनकी सिटी वुहान में, उनको पहला हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया होगा कि ये चाइना के सूबे या उस जगह पर जो वुहान जगह सिटी है वहाँ पर ही लोगों को होता है। ठीक है, फिर उन्होंने उस पूरे एरिया को एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, चेक किया होगा, सर्वे किया होगा कि क्या कहीं और भी उसके किसी मुख्तलिफ सेक्टर में, जैसे अगर अल्लाह ना करे इस्लामाबाद होता तो इसमें G6 में, G7, G8, क्या किसी और सेक्टर में या किस किस सेक्टर में इसके मरीज़ पाए जाते हैं। फिर उन्होंने उसकी बेसिस पे एक कंक्लूजन बनाया होगा कि हाँ यार इससे क्या हुआ कि इसमें सिर्फ उन बंदों को है, या फ़र्ज़ करें कि G6 में ज़्यादा लोगों को होता है तो हम
हम कहते हैं कि यार इसमें सिर्फ G6 के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर जो वर्किंग की जा रही है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। फिर हमें पता चला वुहान सिटी में सिर्फ उन लोगों को हुआ है ये जो कि एक ख़ास जगह पर काम करते थे और या उनकी फैमिलीज़ को हुआ है। तो अब देखा गया कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो काम करते थे, तो वो एक एनिमल मार्केट थी जहाँ पर वो काम करते थे, जहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों को ज़िबा किया, उनका गोश्त खरीदा और बेचा जाता था। और उधर से जो है इसको फिर स्प्रेड हुआ। यानी आपका हाइपोथेसिस जो पहले सिर्फ चाइना होगा वो वुहान सिटी में रिफाइन हुआ, फिर वहाँ से फिर रिफाइन होके वो उस खास लोगों पे चला गया जो कि उस मार्केट में काम करते थे जहाँ से पहली दफ़ा वो केस रिपोर्ट हुआ। हाँ, अच्छा, वो उस तरीके से आपका क्या होता रहा, हाइपोथेसिस रिफाइन होता रहा। अब इसी तरीके से जो बायोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं वो अपने हाइपोथेसिस को इम्प्रूव करते रहते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा उसे इम्प्रूव कर लेते हैं और उनका हाइपोथेसिस जिसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस आया, क्यों आया कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका कोई एक्सपेरिमेंट उस हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं कर सका। वो एक्सपेरिमेंट को वो क्या करते हैं, वो हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि क्या ये टेस्ट ऑफ टाइम को भी ओबे करते या नहीं करता। अब टेस्ट ऑफ टाइम क्या है भला, टेस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो कभी भी रिजेक्ट ना हो। यानी जब कोई हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ टाइम में बार बार इसका जिक्र करता हूँ 2-4 दिन से जब से पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक, मैं टेस्ट ऑफ टाइम का जिक्र करता हूँ कि जब एक चीज़ को बार बार आप टेस्ट करते हैं। अब जैसे हम केमिस्ट्री में ना अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वगैरह, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने वो एक एक्सपेरिमेंट 100-200 या बहुत ज़्यादा दफ़ा किया और मुख्तलिफ एलिमेंट से किया, गोल्ड फॉइल से भी किया, किसी और से भी किया, और फिर जो है उसने थ्योरी दी। ये नहीं किया कि एक दफ़ा किया रिजल्ट आया और वो थ्योरी दे दी, उसने बाकायदा उसके एविडेंस भी होते हैं कि उसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बार बार वो रिजेक्ट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। यानी अगर कोई आपका हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है और कभी भी रिजेक्ट नहीं होता तो वो क्या बन जाता है, वो थ्योरी बन जाता है। ठीक है, अब थ्योरी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी सपोर्ट में बहुत ढेर सारे एविडेंस होते हैं, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट होता है, रीडिंग्स होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत से आपके क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं जो कि एक हाइपोथेसिस को क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस को एक थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होता है, हमने इस थ्योरी को मजीद आगे लेके जाना होता है, और जब हम इसे आगे लेके जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि वो जैसे मैंने अभी बताया था कि हम नए से नया हाइपोथेसिस बनाते हैं और नए से नए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं उसी से रिलेटेड। फिर बायोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो इसे पेश करता है या और साइंटिस्ट को बनाता है, बाकी बायोलॉजिस्ट को बताता है। अब जैसे अगर फर्ज करें हम इस कमरे में 3 या 4 बंदे बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सारा सबूत है, जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूँ और मैं इसकी बेसिस पे ये थ्योरी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसको चैलेंज समझेंगे कि हम किसी तरीके से मेरी की हुई बात को, अनस की बात की हुई या प्रोफेसर अनस की बात की हुई को रिजेक्ट करें। अगर आप वो रिजेक्ट नहीं साबित कर सकेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो चैलेंज आप लोगों ने समझा था मुझे गलत साबित करने का, आप लोग थ्योरी को डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो थ्योरी ज़रा सी भी डाउटफुल हो जाए, एक आधे का एक्सपेरिमेंट गलत आ जाए, उसके अगेंस्ट आ जाए, उसको गलत करने की कोशिश की तरफ चला जाए और उसके लिए प्रॉपर एविडेंस भी हो, तो उस थ्योरी को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस साइंटिस्ट की जो साल 2 साल 10 साल 25 साल 30 साल की सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है, जो पैसा लगा है सब ज़ाया हो जाता है और उसको फिर नए सिरे से यही प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करते रहे और उस थ्योरी को डिसप्रूव नहीं कर सके और उसके लिए मजीद मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो कि उसको डाउटफुल अप्रोच से लेके चल रहे थे, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की, वो गलत साबित नहीं हुआ बल्कि उसकी सपोर्ट में मजीद एविडेंस इकट्ठा हो गया, तो अब वो थ्योरी की बजाय क्या बन जाएगी, वो लॉ बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से, एक मिनट हुसैन थोड़ा सा सब्र करो, अब वो क्या बन जाएगी, लॉ बन जाएगी।
प्रिंसिपल बन जाएगी। अब कोई भी साइंटिफिक लॉ होता है किसी भी साइंसेस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ किसी भी साइंसेस का, वो साइंटिफिक लॉ हमेशा यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, और वो हमेशा इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल अगर बायो के हिसाब से दी जाए तो आगे जाके आप इनहेरिटेंस में अगर इंक्लूडेड हुआ पढ़ेंगे कि एक थ्योरी होती है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसने जो है उसको साइंटिस्ट ने इसी प्रोसेस से गुजरा और अब वो लॉ या प्रिंसिपल बन गई है, अब उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से हार्डी वेनबर्ग लॉ है, आप लोग उसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है मैथमेटिक्स में। इन सब थ्योरीज को, लॉज को यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनतें हुई हुई हैं, और एक बंदे की नहीं, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की मेहनत हुई हुई है। और यकीनन उन सब के पीछे उनके, अब वो एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि इंसान समझता है कि हर चीज़ उसका कमाल है, उसके दिमाग का कमाल है, लेकिन क्या कभी उसने सोचा कि ये सोच कहाँ से आती है। ठीक है, हमें तो लगता है कि हम लोगों को एक चीज़ और एक और कहा जाता है, छोड़े मैं फिर वो आगे बात ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर वो जो मैं बता रहा था कि इंसान की सोच कहाँ से आती है, यकीनन वो अल्लाह की तरफ से है। कि एक जैसे नबियों पे वही नाजिल होती थी, तो मैं कहता हूँ कि साइंटिस्ट जो होते हैं उन पे भी अल्लाह ताला इल्का करता है, अपने जो है वो चीज़ें रिवील करता है। और एक और बात की जाती है, आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आप पे चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है वो आश्कार करता रहता है। तो इसी तरह जो सोच है वो देने वाला अल्लाह है, और हम समझते हैं कि सब हम ही हैं। तो ये खैर बड़ी गलत फहमी। खैर इधर आते हैं, तो वो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल बनने का पूरा प्रोसीजर या पूरा जो उसका एक सिस्टमेटिक वे, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब एक, अच्छा यहाँ पर एक लॉ की करेक्टर, ये जो येलो कलर की हैं ये लॉ की करेक्टरिस्टिक है कि लॉ हमेशा या साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कि कोई बंदा पाकिस्तान में उसे करे, कराची में करे, लाहौर में करे, अमेरिका में करे, हॉलैंड में करे, जापान में करे, वगैरह वगैरह, हर जगह वो होल्ड करेगा। ये नहीं होगा कि वो लाहौर में ठीक है और कहीं और जाए तो वो गलत हो जाए। इसी तरह वो कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि हम साइंसेस में नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, कुदरत को, अल्लाह को, अल्लाह के कामों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा फैक्ट ऑफ नेचर है। एक और लॉ प्रिंसिपल है कि वाटर कीप इट्स ओन लेवल, के पानी से आप जितने मर्जी चम्मच निकाल लें, जो उसकी ऊपर की सरफेस है वो हमेशा अपना लेवल बरकरार रखती है। जैसे अगर रेत आटा है, उसमें से एक मुट्ठी निकालते हैं तो खड्डा सा पड़ जाता है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता। आप किसी भी मुल्क का पानी ले लें, कहीं का भी, किसी जजीरे का, ग्लेशियर का, सहरा के अंदर कुओं का निकाल के ले लें, तब भी जो है वो पानी कभी भी अपना लेवल नहीं छोड़ेगा, वो अपना लेवल मेंटेन रखता है। तो वो एक नेचर का फैक्ट है। ठीक है, अब इसी तरह ये जो थ्योरी इररिफ्यूटेबल हो जाती है, कि जब उसे इतने ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिफ्यूट करने की कोशिश की, उसे गलत साबित करने की कोशिश की, वो नहीं कर सके, तो वो क्या बन गई, वो प्रिंसिपल बन गई या साइंटिफिक लॉ बन गई। तो ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस था कि एक थ्योरी किस तरीके से क्या बनती है, क्या बनती है, लॉ या प्रिंसिपल बनती है। 1 मिनट दे, मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं बता रहा था कि वो जो सारा प्रोसेस आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक हाइपोथेसिस बड़े मेहनतों के बाद क्या बनता है, थ्योरी बनता है, और मज़ीद मेहनतों के बाद क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस पूरी डायग्राम में वही है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आसान सी ही है, बस परेशान नहीं होना। परेशान होते हैं तो आप लोगों का एटीट्यूड, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इधर आ जाएं। अब कोई भी, सबसे पहले क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब होती है तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं, अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, आप उसकी वजह नहीं ढूंढते। ठीक है, इसमें ये बहुत मेन पॉइंट है कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी सेंसेस को, ब्रेन को यूज़ करेंगे। किस काम के लिए यूज़ करेंगे, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें। और जब आप ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ को, तो वो क्या बन जाती है, वो ऑब्जर्वेशंस दे देती है। यानी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो कि क्या आपको देगी, ऑब्जर्वेशंस देगी। फिर आप ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर क्या करते हैं कि आप एक
कोई आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि सेंस बनाता हो, कोई सेंसफुल चीज सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं उन बेसिस पे मेरी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो जो आपने एक स्टेटमेंट बकायदा एक लिखी जाती है, अभी कल हम एग्जांपल्स करेंगे, तो वो स्टेटमेंट आपकी या वो आंसर जो वन लाइनर होता है और छोटे से छोटा लिखने की या स्पेसिफिक लिखने की कोशिश की जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। और हाइपोथेसिस बना लिया जाता है ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब फिर देखिएगा कि हम हाइपोथेसिस के बाद कोई फैसला नहीं करेंगे, हम लोग जज करने नहीं बैठे, हम चेक कर रहे हैं कि बात ऐसे है या वैसे है। तो हम अभी भी कंक्लूजन नहीं मेक कर रहे, बल्कि हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हम इफ एंड देन की टर्म यूज करेंगे कि अगर ऐसा है तो ये होगा। ठीक है, कि इफ एंड देन, जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो पीछे कोई रीजन है तब हम ये एक कंक्लूजन देना चाह रहे हैं, या एक डिडक्शन, डिडक्शन का वर्ड प्रॉपर है कि हम एक चीज डिड्यूस करना चाहते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बताया बनाया था उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सही है, तो वो जो डिडक्शन है, सॉरी, वो जो इफ और देन की मदद से आपने एक स्टेटमेंट बनाई, वो हाइपोथेसिस और फिर डिडक्शन बनता है। फिर हम इस एक डिडक्शंस की मदद से दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप बनता है किसका, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और दूसरा ग्रुप किसका बनता है, दूसरा ग्रुप, एक सेकंड मैं ये चेंज करूं थोड़ा सा। अच्छा, मैं बता रहा था कि एक ग्रुप बनता है किसका, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और दूसरा ग्रुप बनता है किसका, कंट्रोल ग्रुप का। आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास क्या आता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास उससे रिलेटेड डेटा आता है। डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल्स, पाई चार्ट्स, और इन इस फॉर्म में फिर उस डेटा की एनालिसिस किया जाता है और रिजल्ट्स को समराइज करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। अगर ये समराइज किए हुए रिजल्ट प्रूव हो जाएं तो वो, सॉरी, अगर वो प्रूव ना हो तो आप दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशंस मजीद बढ़ाते हैं। मजीद नॉलेज आ चुका होता है कि हम एक हाइपोथेसिस गलत कर चुके हैं, और अपना जो है वो हाइपोथेसिस रीफाइन करते हैं। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, रीफाइन करते हैं, यानी उस पहले वाले से बेहतर हाइपोथेसिस ड्रॉ करने की या उसको बनाने की कोशिश की जाती है, और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है सारा। ठीक है, अब अगर वो प्रूफ हो नहीं हुआ तो यही प्रोसेस बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। लेकिन फर्ज करें कि वो चीज आपकी प्रूव हो जाती है, आपको पता चल गया कि जो आप बात कर रहे थे वो क्या थी, ठीक थी, वो ट्रू साबित हो गई। तो अब अगले स्टेप में आप करेंगे कि अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कहाँ किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ सेमिनार्स में, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। बड़े बड़े सिंपोजियम होते हैं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं और डिस्कशंस होती हैं। और फिर इसकी मजीद, अब जैसे मैंने बताया था कि आप लोग कोशिश करेंगे मुझे गलत साबित करने की, तो जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट होते हैं, एक साइंटिस्ट की थ्योरी दी हुई उसको वो फर्दर टेस्टिंग करते हैं और उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे गलत साबित नहीं कर सकते तो वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है। और फिर थ्योरी के ऊपर मजीद टेस्टिंग होती है, और काम होता है, मजीद काम होता है, और अल्टीमेटली जो है वो क्या बन जाता है, अल्टीमेटली वो एक लॉ बन जाता है या एक प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो चार्ल्स लॉ है, जो बॉयल्स लॉ है, जो मेंडल्स लॉ है, जो इतने ढेर सारे लॉ हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा सालों की यानी ईयर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, और वो गलत नहीं है। अगर आप गलत साबित कर दें तो आप भी एक बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे। कोशिश करें किसी चीज़ को गलत साबित करने की। ठीक है अहमद। ठीक है।